हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम 10th क्लास का जो चैप्टर 8वां चला हुआ है हमारा, जीव जनन कैसे करते हैं, इस पाठ के अंदर लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे कि जीवों के अंदर लैंगिक जनन किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे आज पेड़ पौधों के बारे में, और उससे पहले थोड़ी सी डिस्कशन हो जाती है कि लैंगिक जनन क्या होता है। लैंगिक जनन के बारे में जब पाठ की शुरुआत की तो आपको बताया गया था कि वंश वृद्धि की जो प्रक्रिया होती है उसे जनन कहते हैं, और जब हम सिर्फ एकल जीव की बात करते हैं, एक व्यष्टि की बात करते हैं जिससे जीव बनते हैं, उसे हम अलैंगिक जनन बोल देते हैं। और जब दो जीवों की बात की जाती है जिसके अंदर दो एकल जीव होते हैं जो क्रिया में भाग लेते हैं, यानी नर और मादा जीव, तब हम उसे लैंगिक जनन बोल देते हैं। तो इससे जो जीव बनता है उसके अंदर नर और मादा इन दोनों जीवों के जनक के गुण पाए जाते हैं। तो ये लैंगिक जनन की बात हो जाती है। इस प्रणाली की जरूरत क्यों है, किस लिए जरूरी है? हमने पढ़ा हुआ है कि जो एकल जीव है उसकी कोशिका से उसमें विभाजन होता है, और उस विभाजन से डीएनए की प्रतिकृति या कॉपी बनती है। अब क्योंकि जब एकल जीव डीएनए की प्रतिकृति प्राप्त होती है वो मूल डीएनए से भिन्न होती है, मूल डीएनए से अलग होती हैं। तो दो प्रतिकृति बनेगी मूल डीएनए से विभाजन के द्वारा, और जैसे ही कोशिकीय संरचना उसकी ओर बढ़ती है तो एक से दो कोशिकाएं बननी शुरू हो जाती हैं। अब वो विभाजन अर्धसूत्री विभाजन भी होता है और समसूत्री विभाजन भी होता है। लेकिन जो ये दो प्रतिकृति बन रही हैं तो इनकी जो अभी बताया कि मूल डीएनए से अलग होती हैं, इनमें विभिन्नताएं मिलेंगी। अगर परिवर्तन उग्र हो जाते हैं, विभिन्नताएं उग्र हो जाती हैं, तो इनकी जीने की संभावना कम हो जाती है। फिर बात आती है लैंगिक जनन की कि यह यथार्थ विधि नहीं है जिसमें एकल जीव से कोशिका विभाजन हो और आगे नए जीव बनते रहे। अगर यह सही विधि नहीं है तो जो लैंगिक जनन है उसमें किस प्रकार से नया जीव उत्पन्न होता है। लैंगिक जनन के अंदर जो नर और मादा जीव की हमने बात की, इन जीवों से ही जो कोशिकीय संरचना है वहां से डीएनए का समायोजन होता है, दोनों समाहित होते हैं। नर से डीएनए और मादा जीव से डीएनए समाहित होते हैं, संयोजित होते हैं, जुड़ते हैं। तो अब बात आती है, अगर ये नर और मादा से दो डीएनए जुड़ेंगे तो जीव के अंदर इस हिसाब से तो 2 गुणे डीएनए हो जाते हैं, जो कि सही नहीं रहेगा। तो जीवों के अंदर जो उच्च जीव बोलें या फिर बहुकोशिकीय जीव बोलें या जिनका संगठन विशिष्ट होता है उनकी बात करें तो उन जीवों की संरचना इस प्रकार से बन जाती है जिनमें ये लैंगिक जनन प्रणाली होती है। वो सबसे पहले जब ये समायोजन होगा अर्धसूत्री विभाजन में जाते हैं। अर्धसूत्री विभाजन होने पर जो नर से डीएनए आता है
गुणसूत्र जो आएगा वो आधे रह जाते हैं। इसी प्रकार जो मादा से आएंगे वो भी आधे रह जाएंगे। तो दोनों मिलकर समाहित होकर संयोजित होकर जीव बनाते हैं जिसके अंदर एक डीएनए होता है। तो इस तरह जिस प्रकार जनक के अंदर ये दोनों क्या हो जाएंगे, जैसे डीएनए जनक के अंदर होता है वैसे ही डीएनए जीव के अंदर होता है, लेकिन जो गुणधर्म है वो दोनों के आते हैं, नर और मादा जीव के। 50-50%, 50-50% दोनों से गुण जीव प्राप्त करता है। वो गुणधर्म इन गुणसूत्रों के द्वारा, डीएनए के द्वारा ही अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। जीव को इस वातावरण में जीवित रहने के लिए, सही रूप से जीवन प्रक्रिया चलाने के लिए ही लैंगिक जनन की आवश्यकता होती है। बात करते हैं पेड़ पौधों के अंदर लैंगिक जनन किस प्रकार होता है। अब तक जो हमने बात की वो बात आ जाती है कि लैंगिक जनन क्या होता है और लैंगिक जनन की जो प्रणाली है वो क्यों जरूरी है और किस प्रकार काम करती है। अब बात करते हैं पादपों में लैंगिक जनन। क्या पेड़ पौधों के अंदर भी विशिष्ट अंग उत्पन्न होते हैं? जो विशिष्ट अंग हैं उन्हें क्या कहते हैं और वो किस प्रकार इस लैंगिक जनन की प्रक्रिया को अपनाते हैं? जो पेड़ पौधों की अगर बात करें, पादप में जो पुष्प होता है, फूल जो होता है, वो जनन कार्य करता है। तो इसके अंदर जनन भाग होते हैं। हम चित्र के द्वारा आपको बताएंगे कि कौन कौन से भाग होते हैं और किस प्रकार प्रक्रिया चलती है। तो पुष्प में जो जनन अंग होंगे, जनन भाग होंगे, वो दो भाग रहेंगे। एक पुंकेसर, नर जनन भाग, और दूसरा स्त्री केसर, मादा जनन भाग। जो पुंकेसर होता है इसके आगे दो भाग होते हैं। एक पराग कोश, कोश का मतलब ऐसा प्याला जिसके अंदर पराग कण होते हैं, कोश संगठन बना हुआ है, समूह बना हुआ है, और पुतंतु यानी धागे जैसी जो संरचनाएं होती हैं। स्त्री केसर के तीन भाग होते हैं। एक सबसे जो नीचे भाग होता है उसे कहते हैं अंडाशय, जिसके अंदर बीजांड होता है जो बीज के बनने में सहयोग करता है। वर्तिका सबसे, ये बीच में जो एक संरचना होती है जो जोड़ के रखती है, एक नली के आकार की संरचना होती है जिसमें से जो परागकण आते हैं वो गतिशील होकर अंडाशय तक जाते हैं। और तीसरा भाग होता है वर्तिकाग्र, जिसके द्वारा ये परागकण जिसके ऊपर इकट्ठे होते हैं और वहां से पराग नलिका के द्वारा अंडाशय तक जाते हैं। अब ये पुष्प यानी फूल की, अगर पेड़ पौधे के जनन अंगों की बात करें, उनकी बात आ जाएगी कि पुष्प के जनन अंग कौन कौन से हैं। अब बात करते हैं इसकी संरचना की, कि जो संरचना है, जो डायग्राम है, वो किस प्रकार से आप दिखा सकते हैं। ग्रीन आकार की यहां बना देते हैं हम इस रूप में। उनको क्या कहेंगे, वो नाम भी साथ के साथ आते रहेंगे।
तो इस तरह हमने ये भाग इसके अंदर चार भाग बना दिए। ऐसे ही जो ये भाग होता है इसको बोल देते हैं परागकोश। ये भाग धागे जैसी जो संरचना होती है उसे बोल देते हैं पुतंतु, यानी तंतु जो होता है। ये भाग वर्तिकाग्र हो जाएगा। ये जो नली जैसी आकृति है इसको वर्तिका कहते हैं। और ये जो भाग होगा ये अंडाशय हो जाता है। तीनों के तीनों भाग जो होंगे इनको बोल देते हैं स्त्री केसर। ये जो भाग हैं इन दोनों भागों को बोल देते हैं पुंकेसर, यानी कि जो नर जनन भाग होता है वो पुंकेसर होता है। ये जो रंगीन कलर की हो जाएंगी इनको बोल देते हैं पंखुड़ियां। और ये जो ग्रीन कलर की बना जाती हैं ये हो जाता है बाह्य दलपुंज। पुंज, बाह्य दलपुंज, स्त्री केसर और पुंकेसर की बात हो जाती है। ये नर जनन भाग और ये मादा जनन भाग हो जाता है। इस भाग को अंडाशय बोल देते हैं। पंखुड़ियों का क्या काम रहेगा कि ये जो जीव हैं दूसरे उनको अपनी ओर आकर्षित करने का काम करती है, जिसकी वजह से पराग कणों के संचरण में सहयोग मिलता है। पराग कण इस पराग कोश में से इस वर्तिकाग्र पर जाते हैं, उसे क्या कहेंगे वो भी आपको बताया जाएगा। अब जो बात आ जाती है वो आता है सबसे पहले कि पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए, कि किस प्रकार नामांकित चित्र होता है, अलग अलग भाग प्रदर्शित होने चाहिए। उसके बाद बात आती है कि कौन कौन से पादप के अंदर जो फूल है उसके अंदर जनन अंग होते हैं, उनके नाम क्या क्या होते हैं। फिर बात आती है कि किस प्रकार की प्रक्रिया इसमें चलती है। तो इसी लेक्चर में हम एक बात करते हैं परागण की, जो हमने बात की अभी कि पराग कोश से पराग कण कहाँ जाते हैं, पुंकेसर में। पराग कोश के अंदर पराग कण पाए जाते हैं। ये पराग कण जल, वायु या फिर बात करें प्राणी, किसी के भी द्वारा भी हवा चल जाए तेज, या फिर पानी के साथ बह जाएं, या फिर कोई जीव जंतु इनको पंखुड़ियों को देखकर यहाँ आकर्षित हो जाए और आकर्षित होने के बाद इस फूल के ऊपर बैठ जाए और यहाँ से जो कण है वो इसके पाँव में चिपक जाएं और फिर वो उसके बाद हिलता डुलता इधर उधर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र भाग पर भी बैठ जाए तो उन पराग कणों को यहाँ छोड़ देता है, क्योंकि इस वर्तिकाग्र पे एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, जिसकी वजह से जो पराग कण है वो वहीं चिपक जाते हैं। तो इस तरह जल, वायु या प्राणी द्वारा पराग कण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं। पहुंचते हैं। इसे या इस प्रक्रिया को परागण कहते हैं। तो यह बात आ जाती है कि परागण किसे कहते हैं। पराग कोश से पराग कणों का जल, वायु या प्राणी द्वारा स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचने को परागण कहते हैं। परागण आगे दो प्रकार का हो जाएगा, स्वपरागण और परपरागण। स्व मैंने होता है स्वयं। अगर इसी फूल के परागकण इसी फूल के वर्तिकाग्र पे चले जाएं, एक ही फूल पर परागकण
स्थानांतरित होते हैं। इसमें क्या बोलेंगे? अलग अलग फूल पर परागकण स्थानांतरित होते हैं। तो इसीलिए इसको बोल देंगे कि ये परपरागण है, क्योंकि परपरागण के अंदर जो परागकण हैं वो दूसरे फूल के ऊपर जाएंगे या दूसरे पौधे के फूल के ऊपर जाएंगे। किसके द्वारा जाएंगे? जलवायु और प्राणी के द्वारा। तो इसमें दूसरी बात क्या हो जाएगी? इसमें जो परागकण हैं की हानि नहीं होती, कि वहीं से वहीं इस फूल से इसी फूल पे जाना है, तो इसलिए इधर उधर बिखरेंगे नहीं, वो फूल के अंदर ही गिर जाएंगे या उसी पे चले जाएंगे वर्तिकाग्र के ऊपर। लेकिन यहां क्या होगा? क्योंकि इस फूल से लेकर कोई जंतु जल वायु लेकर चली तो बीच में कहीं और रह गई, उस वर्तिकाग्र पर पहुंच ही नहीं पाए। तो इसमें क्या होगा कि पराग कणों की हानि होती है। तो इसके अंदर हम ये भी कह सकते हैं कि यहां नए गुणों का विकसित होना मुश्किल ही होता है, नए गुण नहीं बनेंगे। नए गुणों का मतलब क्या होगा कि अगर नई प्रजाति पे जाके भी संलयन हो रहा है, समाहित हो रहा है, तो नए गुण उत्पन्न होते हैं। अगर उसी पे जा रहा है तो वैसे ही गुणों का उत्पन्न होना बनता है। तो ये परागण के बारे में बात हो गई। पुष्प के अंदर या पौधे के अंदर विभिन्न जननांगों की बात हो गई। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे कि निषेचन किसे कहते हैं और निषेचन की प्रक्रिया पेड़ पौधों में किस प्रकार से होती है, उसे ही हम दोहरा निषेचन भी बोल देते हैं। तो मुख्य प्रश्न है कि इसका नामांकित चित्र बनाना है। परागण क्या होता है, परपरागण और स्वपरागण किसे कहते हैं, उनमें क्या अंतर होता है।